हेलो एवरीवन। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स को मेनली हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, एक एमॉर्फस सॉलिड, दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके अलावा सॉलिड का एक और टाइप देखा गया था पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। आज हम लोगों को डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बॉन्डिंग के बेसिस पे चार पार्ट में क्लासिफाई किया जाएगा: आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। तो ये इसके चार पार्ट हो जाएंगे। पहला होगा आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होगा कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, तीसरा होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड और इसका फोर्थ पार्ट होगा मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड। तो सॉलिड्स को, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को नेचर के बेसिस पे चार पार्ट में क्लासिफाई किया गया। ये इसके चार पार्ट: आयनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटालिक सॉलिड। चलिए देखते हैं पहला सॉलिड, आयनिक सॉलिड। पहला पार्ट है इसका आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में जो रिपीटिंग यूनिट होंगे, वो होंगे आयंस। अब ये आयंस या तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हो सकते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज आयंस हो सकते हैं। दो आयंस के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए, रिपीटिंग यूनिट्स हो गए, वो हो गए आयंस। आयंस या तो पॉजिटिवली चार्ज आयन या फिर नेगेटिवली चार्ज आयन। इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सारे के सारे आयंस नंबर ऑफ अपोजिटिवली चार्ज आयन से सराउंडेड होंगे। अब कोई पॉजिटिव चार्ज आयन है तो वो नेगेटिव चार्ज आयन से सराउंडेड होगा, कोई नेगेटिव चार्ज आयन है तो पॉजिटिव चार्ज आयन से सराउंडेड होगा। कोई भी आयन जितने नंबर ऑफ अपोजिट चार्ज आयन से सराउंडेड होगा वो कहलाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। आयनिक सॉलिड्स के केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर पाया जाता है वो या तो 8 होता है या 6 होता है या फिर 4 होता है। तो आयनिक सॉलिड्स के केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 8 होगा, 6 होगा या 4 होगा। आयनिक सॉलिड्स हार्ड होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। आयनिक सॉलिड्स आयन से बने हुए हैं लेकिन कोई भी आयन फ्री नहीं है, इसलिए ये सॉलिड स्टेट में या रूम टेम्परेचर पे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। लेकिन जब हम इनको मॉल्टेन स्टेट में ले जाते हैं तो ये आयंस फ्री हो जाते हैं और इन फ्री आयंस के कारण अपने मॉल्टेन स्टेट में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। आयनिक सॉलिड्स के केस में अगर देखा जाए इनकी सॉल्युबिलिटी तो लाइक डिसॉल्व लाइक रूल को फॉलो करेगा। ये सभी के सभी आयनिक सॉलिड्स जो भी होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई होगी। पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और इनके डिसोल्यूशन के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा।
आयनिक सॉलिड्स के केस में अगर डेंसिटी का बात किया जाए तो ये क्लोज पैकिंग के कारण इनकी डेंसिटी हाई होगी, डेंसिटी हाई होंगे। तो ये था अपना आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के केस में रिपीटिंग यूनिट्स हो गए आयंस। आयंस या तो पॉजिटिव चार्ज आयन या नेगेटिव चार्ज आयन। सभी के सभी आयन अपोजिटिवली चार्ज आयन से सराउंडेड होंगे। जितने नंबर ऑफ अपोजिट चार्ज आयन से सराउंडेड होंगे वो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, 6 होगा या 4 होगा। आयनिक सॉलिड रूम टेम्परेचर पे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। मॉल्टेन स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। आयनिक सॉलिड्स को अगर डिसॉल्व किया जाए तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे और इनकी अगर पैकिंग जो होगी वो क्लोज पैकिंग होगी, इस कारण इनकी डेंसिटी हाई होगी। दूसरा सॉलिड है अपना कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। दूसरा है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स के केस में जो रिपीटिंग यूनिट होंगे, रिपीटिंग यूनिट होंगे वो होंगे कोई भी एटम। एटम या तो सेम एलिमेंट के या फिर डिफरेंट एलिमेंट के, डिफरेंट एलिमेंट के। इनके केस में जो बॉन्ड बनेगा, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक सॉलिड्स में जो एटम होंगे वो नंबर ऑफ एटम आपस में अटैच होकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, यानी कि आपस में अटैच होकर के एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। कोवेलेंट सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल एटम होंगे वो आपस में अटैच होकर के एक मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं ये दो पार्ट में क्लासिफाई किए जाएंगे। पहला होगा कोवेलेंट बॉन्ड एक्सटेंड in 3 dimension to form interlocking structure, interlocking structure। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो डायमंड। दूसरा होगा कोवेलेंट बॉन्ड extend in 2 dimension, पहले 3 dimension था, 2 dimension to form layer structure, layer structure। इसका एग्जांपल लिया जाए तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। अब पहले वाले को थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, कोवेलेंट बॉन्ड एक्सटेंडिंग 3 डायमेंशन टू फॉर्म इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर। एग्जांपल के तौर पे ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड एक्सेट्रा। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड एक्सटेंडिंग 3 डायमेंशन टू फॉर्म इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर, इस टाइप के जो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स होंगे इनकी प्रॉपर्टीज अगर देखे जाए तो ये सभी के सभी हार्ड होंगे, सभी के सभी हार्ड होंगे। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ये सभी के सभी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। जैसे अगर हम डायमंड के स्ट्रक्चर को देखें तो डायमंड टेट्राहेड्रली, हर कार्बन एटम 4 कार्बन से अटैच होगा। एक कार्बन एटम जो भी होगा वो 4 कार्बन से अटैच होगा। कोई भी कार्बन एटम जो भी होगा
वो सभी के सभी 4 कार्बन के साथ अटैच होंगे। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ये इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। सभी के सभी कार्बन एटम 4 कार्बन से अटैच होंगे। जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ होगा वो होगा 1.54 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। अगर देखा जाए हम लोग तो दूसरा पार्ट था इसका, कोवेलेंट बॉन्ड एक्सटेंड इन 2 डायमेंशन टू फॉर्म लेयर स्ट्रक्चर। जब कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड टू डायमेंशन में एक्सटेंड करेगा, लेयर स्ट्रक्चर बनाएगा, इसकी अगर प्रॉपर्टीज देखी जाए तो ये सभी के सभी 3 डायमेंशन के कंपैरिजन में थोड़े सॉफ्ट होंगे। 3 डायमेंशन के कंपैरिजन में सॉफ्ट होंगे। सभी के सभी 3 डायमेंशन वाला बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था। 2 डायमेंशन वाला गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। जैसे अगर हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को देखें तो ग्रेफाइट में लेयर स्ट्रक्चर बनेगा। ये ग्रेफाइट का लेयर स्ट्रक्चर है, ये पहला लेयर है। इसी के जस्ट नीचे दूसरा लेयर होगा। इनके केस में 2 लेयर्स के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो होगा वान डेर वाल फोर्स, जो कि एक वीक फोर्स होगा। 2 लेयर्स, दो लेयर के बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस। ये ग्रेफाइट का पहला लेयर, ये ग्रेफाइट का दूसरा लेयर। अगर इसमें बॉन्ड लेंथ का बात किया जाए तो ये जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन के बीच का, इसका बॉन्ड लेंथ होगा 1.42 एंगस्ट्रॉम। 1.42 एंगस्ट्रॉम। सभी के सभी कार्बन एटम को अगर आप देखेंगे तो ये एक यहां बॉन्डेड है, एक यहां बॉन्डेड है, एक यहां बॉन्डेड है। इस केस में हर कार्बन एटम 3 अलग अलग कार्बन से बॉन्डेड होता है। कार्बन के वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाया रहेगा यहाँ पे। तो यही इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही थोड़ी हीट पाएगा आसानी से करंट का कंडक्शन का काम करता है। वही हम कहते हैं कि रूम टेम्परेचर पे जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब ये ग्रेफाइट का पहला लेयर, ये ग्रेफाइट का दूसरा लेयर, 2 लेयर्स के बीच में गैप होगा और ये गैप सफिशिएंट है। इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो होगा वीक वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन लेयर्स के बीच में जो स्पेस है, जो सेपरेशन है, वो होगा 3.35 एंगस्ट्रॉम। 3.35 एंगस्ट्रॉम। तो ग्रेफाइट लेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, लेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, सॉफ्ट होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। इसीलिए ग्रीसिंग वगैरह में हम ग्रेफाइट्स का यूज करते हैं। तीसरा टॉपिक था अपना मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का तीसरा पार्ट था मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के केस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो होंगे या तो न्यूट्रल एटम यानी कि नोबेल गैस के एटम, या फिर नोबेल गैस के एटम, या फिर कोई मॉलिक्यूल। तो इनके केस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, वो होंगे मॉलिक्यूल्स। इनके बीच में तीसरा अपना टॉपिक चल रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के केस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे या रिपीटिंग यूनिट होंगे वो होंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो होगा वान डेर वाल अट्रैक्शन, वान डेर वाल्स फोर्स या वान डेर वाल अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फोर्सेस के बेसिस पे या रिपीटिंग यूनिट्स के बेसिस पे हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। पहला पार्ट कहलाएगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा पार्ट कहलाएगा
नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और तीसरा पार्ट होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब हम लोग देखते हैं पहला पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के केस में जो रिपीटिंग यूनिट होगा, रिपीटिंग यूनिट होगा वो होगा पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि HCl, HBr, ठीक है, या फिर SO2 एसेट्रा। इस टाइप के पोलर मॉलिक्यूल इनके केस में रिपीटिंग यूनिट्स का काम करेंगे। इनके केस में जो फोर्स काम करेगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के केस में, चूंकि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का जैसे कि एग्जांपल हम लोगों ने लिया था HCl, इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये ट्रीट करेंगे एक पोलर मॉलिक्यूल की तरह। वे पोलर मॉलिक्यूल जो इसको रोटेट करने की टेंडेंसी दिखाएंगे वो कहलाएंगे डाइपोल। तो इनके केस में जो फोर्स काम करेगा, फोर्स होगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये नॉन कंडक्टिंग नेचर के होंगे, नॉन कंडक्टिंग नेचर के होंगे। रूम टेम्परेचर पे या तो लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे या फिर गैसियस स्टेट में पाए जाएंगे। रूम टेम्परेचर पे या तो लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे या फिर गैसियस स्टेट में पाए जाएंगे। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के केस में जो रिपीटिंग यूनिट्स होंगे वो होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे HCl, SO2 एक्सेट्रा। इनके केस में जो फोर्स काम करेगा वो होगा डाइपोल डाइपोल फोर्स। ये नॉन कंडक्टिंग नेचर के होंगे, रूम टेम्परेचर पे या तो लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे या फिर गैसियस स्टेट में पाए जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा पार्ट है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के केस में जो रिपीटिंग यूनिट्स होंगे वो या तो नोबल गैस के एटम होंगे, नोबल गैस के एटम होंगे, या फिर कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा जैसे H2, Cl2 एक्सेट्रा। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के केस में जो फोर्स होगा वो होगा डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स। नॉन पोलर सॉलिड्स नॉन कंडक्टिंग इन नेचर होंगे, नॉन कंडक्टिंग इन नेचर होंगे। नॉन पोलर सॉलिड्स रूम टेम्परेचर पे या तो लिक्विड होंगे या फिर गैस होंगे। ये सॉफ्ट होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। तीसरा पार्ट है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के केस में जो रिपीटिंग यूनिट्स होंगे वो ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिसमें हाइड्रोजन अटैच हो फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, जैसे HF, H2O, NH3। इनके केस में जो फोर्स काम करेगा
वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। रूम टेम्परेचर पे ये या तो लिक्विड होंगे, या तो लिक्विड होंगे, वो भी वोलेटाइल लिक्विड होंगे, या फिर सॉफ्ट सॉलिड होंगे। वोलेटाइल लिक्विड होंगे या फिर सॉफ्ट सॉलिड होंगे। तो ये था मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और उसके टाइप। ये भी नॉन कंडक्टिंग नेचर का होगा, पहला वाला भी नॉन कंडक्टिंग नेचर का था, दूसरा भी नॉन कंडक्टिंग नेचर का था, ये भी नॉन कंडक्टिंग नेचर का होगा, नॉन कंडक्टिंग नेचर का होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का फोर्थ पार्ट है मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स मेटेलिक सॉलिड्स मेटेलिक सॉलिड्स के केस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, दैट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल कर्नल्स। कर्नल्स मतलब कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद से जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपना कहलाएगा मेटल कर्नल। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन सी मॉडल एटम का बनाया जाए, तो ये कोई एटम का इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इन्हीं को मेटल कर्नल्स कह रहे हैं। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे वो उसमें इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होंगे, इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होंगे। रूम टेम्परेचर पे ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। मेटल्स की प्रॉपर्टीज शो करेंगे, डक्टिलिटी, डक्टाइल होंगे, मैलिएबल होंगे। मेटेलिक सॉलिड्स की अगर डेंसिटी के बारे में बात किया जाए तो इनकी डेंसिटी हाई होगी, डेंसिटी हाई होगी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका हाई होगा। तो मेटेलिक सॉलिड्स क्या हो गए कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए हैं इन सॉलिड्स में वो मेटल कर्नल्स हो गए। इनके केस में जो बॉन्ड हो जाएगा वो हो जाएगा मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल कर्नल्स हो गए। कर्नल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन से निकलने के बाद से जो पॉजिटिव चार्ज है उनको मेटल कर्नल्स कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटल। तो ये कर्नल हो गया, वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होगा। ये रूम टेम्परेचर पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, डक्टाइल होंगे, मैलिएबल होंगे। इनके केस में जो फोर्स काम करेगा वो होगा मेटेलिक बॉन्ड। हाई डेंसिटी होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो ये था अपना क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के चार पार्ट, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और फोर्थ था मेटेलिक सॉलिड। थैंक यू।